नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये 3 फरवरी 2023 का एक ऑर्डर आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑर्डर जारी किया है और ये गाइडलाइंस है रूल 38 से रिलेटेड। जो भी ट्रांसफ़र अभी तक आप प्रोसेस चल रहा था उसके रिगार्डिंग एक डिटेल्स में गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जो नोटिफिकेशन आए हैं, जो उसमें कुछ चेंजेज हुए हैं या फिर जो भी अभी तक रूल थे उन सबको एक बार फिर से बता दिया गया है। मैं वही फिर से आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या लोगों को जो कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे डाउट आते हैं। मैं अपने वीडियो पे भी कमेंट देखता हूँ या फिर अलग अलग जगह पे आरटीआई भी लोग डाल रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट ए में दे रहा है जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन में 1 नंबर में लिख रहा है, वो बोल रहा है कि चाहे आप इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र चाह रहे हो या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, दोनों केस में कम से कम 1 साल सर्विस होगा तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। 1 साल से पहले आप कोई भी ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत लोगों को एक डाउट था कि इंट्रा सर्कल क्या 1 साल से पहले अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी आप क्लियरली बोल दिया गया है कि आप इंट्रा सर्कल और इंटर सर्कल दोनों में कम से कम 1 साल सर्विस बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारे पॉइंट्स आपको नहीं बता रहा, जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो मेन चेंजेज हुए हैं जिसमें लोगों को डाउट होते थे वो बता दे रहा हूँ। जैसे कि पॉइंट 3 में म्यूचुअल चेंज के लिए बोल रहा है। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं उस केस में भी लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इसमें क्लियरली बोला गया है कि म्यूचुअल एक्सचेंज भी अगर है तो उस केस में भी सेम कैडर और कैटेगरी होना चाहिए। और कैटेगरी मतलब कि जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो ओबीसी है लेकिन उनका सिलेक्शन यूआर से हुआ है, तो उनका म्यूचुअल भी होगा तो यूआर के साथ ही होगा। और अगर वो नॉर्मल वन वे ट्रांसफ़र भी जा रहे हैं तो वो भी यूआर के अगेंस्ट ही उनको सीट दिया जाएगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन जो डिपार्टमेंट में हुआ है उनका एक्चुअल कैटेगरी ओबीसी था, लेकिन सिलेक्शन अगर यूआर में हो गया है तो उनका जो भी ट्रांसफ़र होगा वो यूआर के अगेंस्ट में ही होगा। पॉइंट 7 और 8 जो बोला जा रहा है कि कोई कैंडिडेट है जो एक यूनिट से ट्रांसफ़र लेकर दूसरे यूनिट में गया और फिर से वो अपने पुराने यूनिट में वापस आना चाहता है, तो उसको फिर से ट्रांसफ़र अप्लाई करना होगा और सारे जो रूल रेगुलेशन है वही होंगे और उस एप्लीकेशन को फिर से फ्रेश काउंट होगा और वो जहाँ से वो ट्रांसफ़र गया था उस यूनिट में वापस आ सकता है। लेकिन जो उसकी सीनियरिटी होगी, उस सीनियरिटी उसको जो ओल्ड वाली सीनियरिटी थी वो ना मिलकर जब वो ज्वाइन करेगा तो उसको फिर से न्यू सीनियरिटी दी जाएगी। तो ये 7 और 8 में ये चेंजेज हुए हैं कि आप जहाँ से ट्रांसफ़र होकर आए वहाँ पे फिर से आप ट्रांसफ़र दोबारा रिटर्न जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर से अप्लाई करना होगा। पॉइंट 9 में बोल रहा है कि रूल 38 जो ट्रांसफ़र का परमिट दिया जाएगा वो सिमिलर टाइप या कैटेगरी के जो वैकेंसी होंगे उसके अगेंस्ट दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे उनका ट्रांसफ़र जो होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट की जो वैकेंसी होगी उसमें मिलेगा, और जो प्रमोटी होंगे उसको प्रमोटी के अगेंस्ट जो वैकेंसी होगी वहाँ मिलेगी। उसके अलावा भी कैटेगरी बोला जा रहा है कि अनरिजर्व जो होंगे वो अनरिजर्व के अगेंस्ट उनको ट्रांसफ़र मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेट को ओबीसी के अगेंस्ट वैकेंसी जो होगी उसके अगेंस्ट ट्रांसफ़र मिलेगा। ऐसे ही सारे कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। में एक चीज़ और बोला जा रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसका कि सिलेक्शन जो है यूआर से हो गया लेकिन वो एससी एसटी या ओबीसी से आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एसटी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अगर यूआर से सेलेक्ट हुआ है तो उसका भी ट्रांसफ़र जो होगा वो यूआर के अगेंस्ट में ही होगा। तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है और अक्सर वो वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैं ओबीसी से हूँ, मेरा सिलेक्शन यूआर में हुआ है, तो मैं किसके साथ म्यूचुअल कर सकता हूँ या मेरा जो वन वे ट्रांसफ़र होगा वो किसके अगेंस्ट होगा। तो जो आपका सिलेक्शन कैटेगरी होगा, जिसके अगेंस्ट आपको सिलेक्शन मिला है, उसी में आपको ट्रांसफ़र भी मिलेगा। जो 10 नंबर पॉइंट है इसमें कैडर का बोला जा रहा है कि कोई पोस्टल असिस्टेंट है पोस्ट ऑफिस में, वो अगर चाह रहा है कि पोस्टल असिस्टेंट इन सीओआरओ में ट्रांसफ़र ले ले या सॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर में चला जाए या फिर इसका वाइस वर्सा हो जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट कैडर में। लेकिन एमटीएस जो कैडर है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो एमटीएस अगर जो पोस्टमैन में है वो ट्रांसफ़र आरएमएस ऑफिस में भी ले सकते हैं, और आरएमएस वाले एमटीएस जो है वो पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र लेकर जा सकते हैं। लेकिन सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं उनके पास कैडर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। बाकी जो 9 नंबर पॉइंट है उसमें 1 ईयर सर्विस का जो कंडीशन है रूल 38 अप्लाई करने के लिए, वो ए बी और सी 3 में दे दिया गया है कि ये 3 टाइप के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 ईयर कंडीशन भी अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसा कि पहला जो केस है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जितने भी हैं वो 1 साल से पहले भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के बाद कभी भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। जो कंपनसेट ग्राउंड में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोग भी कभी भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई सर्विस लेंथ की ज़रूरत नहीं है। और कोई वैसा कैंडिडेट एम्प्लॉई है जिसका कि कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर टर्मिनल इलनेस है उसको, तो वैसे कैंडिडेट को भी
1 साल से पहले वो ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, जैसे कि इसमें दिया गया है सिविल सर्जन ऑफ डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए उनके पास सर्टिफिकेट कि हाँ इनको ये फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है, उसको ये बीमारी है जो कि टर्मिनल इलनेस के कैटेगरी में वो बीमारी आनी चाहिए, तब आप 1 साल से पहले भी ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। ये 12 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें भी डाउट करते हैं। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि एक कैंडिडेट को पूरे अपने सर्विस में रूल 38 ट्रांसफ़र जो मिलेंगे 2 इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ले सकता है और 2 ही इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र ले सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि टोटल 4 ट्रांसफ़र मिलेगा, जो कि 2 इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और 2 इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र। इसके अलावा एक और कंडीशन इसमें है कि अगर आपने मान लिया कि कोई इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ले लिया, तो आपको फिर से अगर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र चाहिए तो कम से कम 3 साल का गैप चाहिए। लेकिन अगर आप इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो वो आप इंटर सर्कल होने के जस्ट बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप सेम कैटेगरी में अगर ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम 3 साल का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आपका इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र आपने एक लिया, दूसरा जो आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र है, तो उस केस में आप कभी भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, उसके लिए कोई 3 साल या 1 साल का गैप पीरियड नहीं चाहिए, आप कभी भी उसमें दूसरा ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। 13 नंबर पॉइंट बोल रहा है जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनको एक एडिशनल ट्रांसफ़र मिलता है इंटर सर्कल में भी और इंट्रा सर्कल में भी। जैसे कि नॉर्मल जो कैंडिडेट है उनको मैंने बताया कि इंटर सर्कल के लिए 2 चांसेज मिलते हैं और इंट्रा सर्कल में मैक्सिमम 2 बार वो ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन PWD कैंडिडेट जो होते हैं उनको इंटर सर्कल में 3 ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाता है और इंट्रा सर्कल में भी उनके पास 3 ऑप्शन होता है कि वो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक केस और जोड़ा जा रहा है कि कोई फीमेल एम्प्लॉई है जो अपने डिवोर्स के बाद अगर उसका शादी हुआ, कहीं ट्रांसफ़र हुआ था और वो मैक्सिमम अपना ट्रांसफ़र यूज कर चुकी है, मतलब कि 2 इंटर सर्कल भी यूज कर चुकी है और 2 इंट्रा सर्कल भी यूज कर चुकी है, तो उस केस में उसको स्पेशल ग्राउंड पे अगर उसका डिवोर्स हो जाता है और फिर से अपने वो पेरेंट्स का जहाँ पे होम टाउन था वहाँ पे वापस जाना चाहती है, तो उस केस में उसको एक ट्रांसफ़र और एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये एक प्रोविज़न नया ऐड किया गया है, पहले ये रूल में नहीं था। तो पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि जो भी अभी ट्रांसफ़र कंसीडर हो रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो जिनका भी एलिजिबिलिटी हो गया है ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए वो एक नीचे लिंक भी दिया गया है, उस लिंक से जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफ़र अंडर रूल 38.3 जो बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि अभी जो रूल 38 कंसीडर हो रहा है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है। जैसे कि आगे बोल रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट रिसीव होंगे फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर महीने में उन सबको अरेंज कर दिया जाएगा और फिर जो नेक्स्ट साइकिल होगा मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, उसमें उसको जो पहले से वेटिंग में होंगे उनके नीचे उनको अरेंज करके और लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। और जो लिस्ट का प्रायोरिटी दिया जाएगा वो कैसे दिया गया है, तो ABCDE 4.5 पॉइंट दिया गया है। सबसे पहला जो पॉइंट है PWD कैंडिडेट ऑफिशियल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनका होगा, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो होगा जो कंपनसेट ग्राउंड पे जिनका सिलेक्शन हुआ है उस कैंडिडेट को उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर दिया जाएगा जो टर्मिनल इलनेस वाला केस है उसको। उसके बाद ट्रांसफ़र रजिस्टर अंडर स्पाउस ग्राउंड, यानी अभी स्पाउस ग्राउंड को भी कंसीडर किया जा रहा है जनरल केस से पहले, यानी कि 4 जो पॉइंट होंगे पहले सबसे पहले उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, उसके बाद से जनरल केस को कंसीडर किया जाएगा। मान लिया कि कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल केस वाला कैंडिडेट है जो कि 2022 से वेटिंग में था और एक कोई स्पाउस ग्राउंड पे 2023 के जनवरी में ट्रांसफ़र अप्लाई कर दिया, तो उस केस में जो मार्च का जो प्रायोरिटी लिस्ट बनेगा, जो जनरल केस वाला कैंडिडेट है उससे ऊपर स्पाउस ग्राउंड वाले को कंसीडर कर लिया जाएगा। वो भले ही 2023 में अप्लाई किया हो, जनरल केस वाला जो कैंडिडेट है वो 2022 से वेटिंग है, फिर भी उसको स्पाउस ग्राउंड पे जो लोग अप्लाई करेंगे उनको कंसीडर किया जाएगा जनरल केस से ऊपर में, चाहे वो बाद में ही क्यों ना अप्लाई किया हो। लेकिन अगर कोई स्पाउस ग्राउंड पे अप्लाई कर रहा है और कोई PWD ग्राउंड पे भी अप्लाई कर रहा है, तो PWD ग्राउंड वाला जो कैंडिडेट होगा वो स्पाउस ग्राउंड से भी ऊपर आ जाएगा। तो ये जो प्रायोरिटी दिया गया है ABCDE, तो इस केस में अगर आपका कुछ स्पेशल केस है ABCD जो 4 पॉइंट है वो स्पेशल केस है, इस केस में होंगे तो आपके नीचे जो भी पहले से जो लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे जनरल केस वाले, उन सब से आपको ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिए। ये जो पॉइंट 2 बोल रहा है इसमें एक बार आप देख ले पहले, अगर पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग से इंटर सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई कर रहा है, कोई एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होना चाहिए था कि जो भी डिपार्टमेंटल अगर कोई वैकेंसी अनाउंस हो जा रही है तो उस वैकेंसी अनाउंस होने के बाद जितने भी सीट होंगे वो सीट को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई रूल 38 ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा।
सिर्फ जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उसके तहत ही सिलेक्शन होगा इंटर सर्कल ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र वो जो वैकेंसी अनाउंस हुई है उसके अगेंस्ट भी ट्रांसफ़र दिया जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो सर्कल की वैकेंसी है वो सेम रहेगी, तो इसलिए इंट्रा सर्कल अलाउ होगा। लेकिन इंटर सर्कल जो ट्रांसफ़र होंगे उस वैकेंसी के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा। पॉइंट 3 में जैसा कि दे रहा है कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जो होंगे उनको जो भी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एसएससी उसके अगेंस्ट भी ट्रांसफ़र मिलेगा। मतलब कि पॉइंट 2 जो बोल रहा था कि उनको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वो सिर्फ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए है। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है जो एसएससी के थ्रू जो लोग आ रहे हैं, तो एसएससी वाले एग्ज़ाम के अगेंस्ट जो भी वैकेंसी अनाउंस हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट जब तक कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा उनको ट्रांसफ़र दिया जाएगा, क्योंकि वो जो एसएससी के जो वैकेंसी है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आता है, तो उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं होंगे। और इसमें टाइम पीरियड दिया गया है कि कब किसको क्या करना है। जैसे कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी के लिए जो डिवीज़न को टाइम दिया जा रहा है वो 1 से 5 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर है। 4 जो क्वार्टर है उसमें 1 से 5 का जो डेट होगा उसमें कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी डिवीज़न को करना है, और 1 से 7 का जो डेट का टाइम दिया गया है वो सर्कल के लिए दिया गया है कैप्चरिंग ऑफ वैकेंसी करने के लिए। उसके बाद से जो भी फॉरवर्डिंग और एक्सेप्टेंस होगा रिक्वेस्ट का कंट्रोलिंग यूनिट के द्वारा, उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा बिफोर 5 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। जो 4 क्वार्टर हैं उनके 5 से पहले उनको फॉरवर्ड कर देना होगा। उसके बाद जो पॉइंट सी है उसमें बोला जा रहा है कि 11 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर जो भी होगा वो प्रोविजनल अलॉटमेंट इंट्रा सर्कल का हो जाएगा। और पॉइंट डी जो है उसमें 12 से 14 दिसंबर के बीच में, 12 से 14 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल जो होगा कैंडिडेट को दे देना होगा इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के केस में, कि आप एक्सेप्ट करते हैं ट्रांसफ़र को या रिफ्यूज करते हैं। तो उसके लिए 12 से 14 2 दिन का दिया गया है हर एक क्वार्टर के टाइम पे। इंट्रा सर्कल के लिए जो भी अभी टाइम लिमिट मैंने बताया वो सब इंट्रा सर्कल के लिए है। उसके बाद ई में दे रहा है रिलीज ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट इंट्रा सर्कल। उसके लिए 15 तारीख का जो मंथ होगा, 15 मार्च या जून या सितंबर या दिसंबर जो क्वार्टर चल रहा होगा उसके 15 तारीख को लिस्ट जारी कर दिया जाएगा इंट्रा सर्कल के लिए। रिलीविंग एम्प्लॉय दिया रहा है कि लेटेस्ट बाय 15 तारीख, मतलब 15 तारीख को लिस्ट जारी होगा, उसके नेक्स्ट मंथ का 15 तारीख तक उस एम्प्लॉय को रिलीव कर देना है इंट्रा सर्कल के केस में। तो जी नंबर जो पॉइंट है वो इंटर सर्कल के लिए अब शुरू हो रहा है कि 17 तारीख का हर एक क्वार्टर का जो 17 तारीख होगा उसमें प्रोविजनल अलॉटमेंट इंटर सर्कल ट्रांसफ़र जारी होगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल के लिए 18 से 20 तारीख का टाइम दिया गया है। और अप्रूव्ड लिस्ट जो होगा, जो रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस जब हो जाएगा तो 21 तारीख को, हर एक क्वार्टर के 21 तारीख में, चाहे वो 21 मार्च हो सकता है, जून हो सकता है, सितंबर और दिसंबर, उसमें फाइनल लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा जिनका कि ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया। उसके बाद जे नंबर पॉइंट में बोल रहा है रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉय अप्रूव्ड फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, उनको 21 तारीख तक नेक्स्ट मंथ का, जैसे कि मार्च में जिनका लिस्ट में नाम आ रहा है उनको 21 अप्रैल तक रिलीव कर देना होगा। जो दे रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है वो कैसे प्रोसेस और अप्रूव करता है ट्रांसफ़र को, उसका मैनर क्या है। सबसे पहले सिस्टम जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है, जिन्होंने ट्रांसफ़र अप्लाई किया उनका एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है। उसके बाद एबिलिटी चेक करता है, उनके जो कैटेगरी है और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें जहाँ पे उनको जाना है वहाँ उस यूनिट में वैकेंसी है कि नहीं। ये जो प्रोसेस है ये हर एक जो भी साइकिल है उसमें रिपीट होते रहेगा जब तक कि आपका ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं हो जाएगा। जिनका भी होता है कि इस साइकिल में आपका अगर ट्रांसफ़र नहीं आया, जैसे कि दिसंबर में जो लिस्ट है कुछ लोग थे जो वेटिंग में रह गए, तो उनको फिर से मार्च में कंसीडर किया जाएगा। अगर मार्च में वो सारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं तो उनका उस मार्च वाले जो लिस्ट आएगा उसमें नाम उनका आ सकता है। और सबसे लास्ट में एसओपी दिया गया है एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। जो एम्प्लॉई हैं उनका एक लॉगिन पोर्टल दे दिया गया है और एडमिन के लिए भी एक लॉगिन पोर्टल दे दिया गया, लॉगिन वेबसाइट दे दिया गया है, जिसमें कि वो वेरिफिकेशन ऑफ न्यू एप्लीकेशन, वैकेंसी कैप्चरिंग और रिलीविंग प्रोसेस जो है उसको अपडेट करते हैं। तो दोनों के लिए इसमें अलग अलग लिंक दे दिया गया है, एक एडमिन के लिए है और एक जो एम्प्लॉय जो ट्रांसफ़र अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इसमें डिटेल्स में सब रूल रेगुलेशन थे। जैसे कि देख सकते हैं, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।